नमस्कार। उपज कैरियर संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को पता है कि पशु परिचय का जो नवीनतम सिलेबस वो आपके पास आ चुका है। इस सिलेबस में आपके पास कुल 4 टॉपिक दिए गए, जिसमें से आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पहले टॉपिक के बारे में, आधुनिक विश्व के चरवाहे। यानी आधुनिक विश्व जो है वहाँ कौन कौन से चरवाहे पाए जाते हैं, चरवाहे क्या होते हैं और इनकी कार्यशैली क्या होती थी। तो आज का हम अपना पहला जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपना आधुनिक विश्व के चरवाहे। तो देखिए पहला टॉपिक अपना, और यहाँ से आप जो है अपने अच्छे खासे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से नोट्स बना सकते हो। तो आप क्लास को लाइक करेगा, शेयर जरूर करें। देखते हैं सबसे पहले अपन जो बात करते हैं चरवाहे। चरवाहे होते क्या है? तो चरवाहे वे होते हैं जो पशुओं को चराकर अपनी जीवन शैली को जो है अच्छे तरीके से जीते हैं। यानी अपने जीवन यापन करने के लिए पशुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको चराते हैं। और घूम फिर कर जो पशुओं को चराते हैं उनको आप घुमंतु चरवाहे के नाम से जानते हो। घुमंतु चरवाहे जो है आपके विश्व में कई प्रकार की जनजाति जो है घुमंतु चरवाहे की है। तो अपन बात करते हैं विश्व की जो घुमंतु चरवाही जनजातियां है, कौन कौन सी चरवाही जनजातियां हैं। पहले बात करते हैं अपन मासाई। तो ये जो मासाई जनजाति होती है ये घुमंतु चरवाहे के नाम है। इनका जो कार्य होता है वो गाय और भैंसों को चराने का कार्य मासाई का होता है। ये जनजाति जो है आपकी केन्या या तंजानिया देश में पाई जाती है। यानी कि मसाई जो है गाय और भैंस को चराती है और कहाँ पाई जाती है? केन्या या तंजानिया देश, इन देशों में ये जनजाति जो है। अच्छा, मसाई का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मेरे लोग। इसका अर्थ होता है मेरे लोग। फिर उसके बाद दूसरी चरवाहे की बात करते हैं अपन, तो बेदुइस जो कि उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरे चरवाहों की बात करते हैं अपन, बर्बेर्स जो कि आपके उत्तर पश्चिम अफ्रीका में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं अपन तुर्काना, जो उंगाला देश है वहाँ पर तुर्काना चरवाहे पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं बोरान जो कि कीनिया में पाए जाते हैं। फिर मूर्स जो कि मोरिटानिया में पाए जाते हैं। सोमालिया पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। उसके बाद नाम और जुलू जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और बेजा मिस्र या सूडान देश में पाए जाते हैं। तो ये जो है आपकी विश्व की प्रमुख चरवाहों के नाम है कि कौन से देश में जो है कौन से चरवाहे पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि केन्या या तंजानिया देश में जो है कौन से चरवाहे पाए जाते हैं, तो वहां से आपका आंसर क्या होना चाहिए? मासाई। और मासाई का अर्थ क्या होता है? मेरे लोग। कौन सी प्रजाति को पालने का कार्य करते हैं? गाय और भैंस। ठीक है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको आप अपने नोट्स में या अपने जो है एडिट कर लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम जो है चरवाहों के बात कर रहे हैं, घुमंतु चरवाहों के जो है ये सारे के सारे एनसीईआरटी से लिए हुए चरवाहे। यानी आपकी एनसीईआरटी की जो बुक पब्लिश होती है उनमें सारे चरवाहों के नाम आपको दे रखे। तो यहाँ से ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि जैसे मूर्स चरवाहे जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए मोरिटानिया। आपसे पूछा जाए कि पूर्वी अफ्रीका में जो है कौन से चरवाहे पाए जाते हैं? सोमालिया यानी सोमाली, दक्षिण अफ्रीका में नाम और जुलू। तो आशा करता हूँ आपको ये पीडीएफ जो है अच्छी लगी होगी। विश्व के चरवाहों के प्रमुख नाम आपको अच्छे लगे होंगे। इसके बाद बात करते हैं अपन अगले पेज की। विश्व के प्रमुख चरवाहों के बात करने के बाद जो है हम बात करते हैं भारत में किस प्रकार के चरवाहे पाए जाते हैं, कहाँ जो है कौन से चरवाहे पाए जाते हैं। तो पहले अपन जो बात करते हैं फर्स्ट नंबर की गुजर या बकरवाल। तो गुजर या बकरवाल जो चरवाहे होते हैं आपके वो पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। कहाँ पाए जाते हैं?
जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो पहाड़ी क्षेत्र होता है वहां गुजर और बकरवाल पाए जाते हैं। फिर उसके बाद गुजर और बकरवाल जो थे कौन सी नस्लों को पालने का कार्य करते हैं, तो गाय और भैंस को पालने का कार्य करते हैं। गाय और भैंस का पालने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, गुजर और बकरवाल के द्वारा। फिर उसके बाद दूसरे चरवाहे जो है आपके पास वो है गद्दी, और गद्दी जो है भेड़ बकरियों को पालने का कार्य करते हैं। भेड़ बकरियों को पालने का कार्य कौन करते हैं, गद्दी। और जनजाति चरवाहे कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद बात करते हैं बोटिया। बोटिया जो है भैंस को पालने का कार्य करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, उत्तराखंड। उसके बाद रायका। तो रायका आपके लिए एक दृष्टि से इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रायका जो है राजस्थान के चरवाहे और राजस्थान में ऊँटों को पालने का श्रेय अगर जाता है तो रायका या रेवाड़ी जनजाति हो जाता है। ये जो रायका होते हैं ऊँटों को पालने का कार्य करते हैं। और अगर ऊँट के आराध्य देव की बात की जाए तो ऊँट के आराध्य देव होते हैं बाबूजी राठौड़ होते हैं। इसी वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष 2024 को घोषित किया गया है। तो इसलिए आपके करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रायका जो चरवाहे होते हैं किसको पालने का कार्य करते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लिख लेगा यहाँ अच्छे तरीके से स्टार लगा के नोट करें इसको कि रायका जो है ऊँट को पालने का कार्य करते हैं। अच्छा, पहले जो है रायका जो जनजाति होती चरवाहे होते थे वो भेड़ को पालने का भी कार्य करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय ढलता गया, जैसे जैसे समय निकलता गया, वैसे इन्होंने अपने अच्छे व्यवसाय के लिए, अपने जीवन यापन के लिए ऊँट को पालने का कार्य प्रारंभ कर दिया। फिर उसके बाद केवल ऊँट को पालने का कार्य करते रायका। अगर आपके पास ऑप्शन में हो ऊँट और भेड़ तो आप दोनों को लिखिएगा कि ऊँट और भेड़ कहाँ पाए जाते हैं, वो राजस्थान में। उसके बाद बंजारा। बंजारा जो है आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मलदारी जो है आपके गुजरात में पाए जाते हैं। धंगर जो जनजाति होती है आपकी वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। फिर उसके बाद कुसमा या कुरुआ या फिर गोला ये कहाँ पाए जाते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। फिर उसके बाद मोनपा जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ये आपके भारत के प्रमुख चरवाहों के नाम हो गए। ठीक है, आप नोट करेगा गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर, उसके बाद गद्दी हिमाचल प्रदेश, बोटिया उत्तराखंड, रायका राजस्थान, बंजारा जो है आपकी एमपी और राजस्थान, मलदारी आपके गुजरात की, धनगर जो है महाराष्ट्र की, कुसमा कुरुआ कर्नाटक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, मोनपा जो है आपकी अरुणाचल प्रदेश की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पेज की ओर, जहां हम डिस्कस करेंगे कि जो है धीरे धीरे चरवाहे जो है इनके भ्रमण का कारण क्या होता है, आखिरकार ये क्यों भ्रमण करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो पहला जो रीजन होता है साल भर फसल उगाने वाले कृषि क्षेत्र की कमी, यानी कि जो जहां फसलें उगाई जाती है उस कृषि क्षेत्र में कमी के कारण इनको भ्रमण करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है आपके पास मवेशी के लिए चारे और पानी की खोज, यानी जो आपके गाय भैंस भेड़ बकरी होती है उनके लिए चारे और पानी की खोज के लिए आप इनको भटकना पड़ता है। विषम मौसमी दशाओं से स्वयं को एवं मवेशी को बचाने के लिए, जैसा कि आपको पता है ऊँट जो है रेगिस्तान है, गर्म जलवायु का पशु है। अगर किसी जगह जो है ऊँट को ठंडी जलवायु में ले जाया जाता है तो वहाँ जो है अच्छे प्रकार से अपना जीवन यापन नहीं कर पाता। कुछ प्रजातियां ऊँट की होती है जो ठंडे प्रजाति होती है, इसलिए जो है विषम परिस्थितियां होने के कारण मवेशियों को जो है भ्रमण करवाया जाता है घुमंतु चरवाहों के द्वारा। उसके बाद अपने उत्पादों को बेचने के लिए, यानी जो मवेशी को पाल रहे हैं किसके लिए पाल रहे हैं, उत्पाद प्राप्त करने के लिए, उनसे जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए। तो उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको बेचने के लिए भी इनको भ्रमण करना पड़ता था। तो पहला कारण क्या हो गया आपके पास कृषि क्षेत्र में कमी, दूसरा कारण क्या हो गया आपके पास चारे और पानी की खोज,
तीसरा कारण क्या हो गया आपके पास, विषम मौसमी दशाएं, ठीक है। और चौथा क्या हो गया, उत्पादों को बेचने के लिए। 4 पॉइंट यहाँ से नोट करेगा, कृषि क्षेत्र की कमी, चारे और पानी की खोज के लिए, विषम मौसमी दशा होने के कारण और उत्पादों को बेचने के लिए। इस कारण जो है घुमंतु चरवाहे भ्रमण करते हैं। इसके लिए भ्रमण का कारण क्या हो गया, कृषि क्षेत्र में कमी और चारे पानी को, विषम मौसमी परिस्थितियां और उत्पादों को बेचने के लिए। नोट करेगा। अच्छा ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। फिर जो है औपनिवेशिक शासन में, यानी ब्रिटिश शासन काल में जो है चरवाहों का जीवन कैसे था, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन आज के सेशन में, कि ब्रिटिश काल में चरवाहे जो है किस प्रकार जीवन शैली जीते थे, किस प्रकार उनको पशुओं को चराने के लिए कर देना पड़ता था, किस प्रकार उनको जो है अपराधिक की दृष्टि से देखा जाता था। तो यहाँ बात करते हैं। अच्छा, जो भी है आपके पास सारा का सारा पीडीएफ, जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो सारा का सारा एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ कंटेंट है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें से मुश्किल से ही शायद, मान लो अगर आपका चांस बिल्कुल नहीं है, एग्जाम मैंने दे ही दिया कि मेरे को तो क्वेश्चन इनसे राइट करवाना ही नहीं है, तो ही मान लो आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाए, वरना आपके जो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको 100% आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। तो औपनिवेशिक शासन जो है, औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान चरवाहों की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आया। उनको इधर उधर आने के लिए बंदी से लगाई दी और उनसे लगान भी वसूला गया। उस लगान में भी वृद्धि की गई और उनके पैसे और हुनर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि ब्रिटिश शासन काल में क्या हुआ, चरवाहों की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव आए। वो बदलाव क्या थे कि उनके आने जाने पर रोक लगा दी। दूसरा बदलाव क्या था, उनसे लगान ली जाने लगी। फिर उसके बाद वृद्धि, उस लगान में भी उन्होंने वृद्धि की। उसके बाद उनके पैसे और हुनर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। मान लो इनकी इनकम से ज्यादा जो है इनको टैक्स अदा करना पड़ता था, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ा, चरवाही शैली छोड़नी पड़ी। इसलिए भी चरवाहों को औपनिवेशिक शासन काल में बहुत बुरा असर पड़ा। अब बात करते हैं अपन इनकी अन्य बातों की। यहाँ से आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो पहली बात होती है इनके बारे में, होती कि अंग्रेज सरकार चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देती थी और जमीन से मिलने वाला लगान उसके आमदनी का एक बड़ा स्रोत था। अगर खेती का क्षेत्रफल बढ़ता तो उनके आय में बढ़ोतरी होती। इतना ही नहीं, कपास, गेहूं और अन्य चीजों के उत्पादन में भी इजाफा होता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो अंग्रेज सरकार क्या करती थी, जब ब्रिटिश सरकार आपके इंडिया में आई तो उन्होंने क्या किया, यहाँ जितनी भी खाली लैंड पड़ी थी, खाली जमीन पड़ी थी, उनको जो है कृषि क्षेत्र में तब्दील कर दिया। क्योंकि उनका मानना था कि खाली जमीन जो है हमारे किसी काम की नहीं है, तो हमें इनसे कुछ ना कुछ तो उत्पादन लेना चाहिए। इसलिए उन्होंने उनको कृषि क्षेत्र में बदल दिया। हालांकि ये बात अच्छी थी कि भारत में जो है कृषि क्षेत्र का विकास हुआ, पर इसका असर जो है चरवाहों पर पड़ने लगा। उनको उन लोगों को जो है अपने पशु चराने के लिए जमीनें कम पड़ने लगी। उनको जो है जंगल में जाने के लिए बाधित कर दिया गया था और उनसे जो है लगान वसूले जाते थे। इस वजह से जो है चरवाहों के जीवन पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा। तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया, सबसे पहले कृषि क्षेत्र में तब्दील, जमीन को किसमें तब्दील कर दिया, कृषि क्षेत्र में। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ आई होगी कि अंग्रेज सरकार जो है चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहते थे। जमीन से मिलने वाला लगान, यानी जमीन से जो उनको लगान मिलता था, उसकी आमदनी का एक बड़ा स्रोत था।
तो ब्रिटिश सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत ही क्या था? जमीन से मिलने वाला कर। अगर खेती का क्षेत्रफल बढ़ता तो उनकी आय में बढ़ोतरी होती, यानी कि मान लो अगर खेती का क्षेत्रफल बढ़ता यानी उनके पास जमीनें ज्यादा होती तो उनको कर ज्यादा मिलता, और कर ज्यादा मिलता तो उनकी आमदनी भी ज्यादा होती, सीधी सी बात है। तो इसके बाद कपास, गेहूं और अन्य चीजें के उत्पादन में भी इजाफा होता, जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरत हुई। तो जहां इंग्लैंड को कपास, गेहूं और अन्य चीजों की जरूरत थी, वो कहां से उगा कर ले जाते थे? भारत से उगा कर यहाँ इंग्लैंड को ले जाया करते थे। तो इसलिए पहली बात होगी कृषि क्षेत्र में तब्दीली। फिर बात करते हैं अपन, अंग्रेज अफसरों को बिना खेती की जमीन का कोई मतलब समझ में नहीं आता था। ये बात मैंने आपको भी बता दी कि बिना खेती की जमीन उनके लिए जो कुछ काम की नहीं थी। तो उन्हें लगता था कि इस जमीन से ना तो लगान मिल रहा है और ना ही उपज हो रही है। तो अंग्रेज ऐसी जमीनों को बेकार मानते थे और ऐसी जमीनों को खेती के लायक बनाकर जरूरी समझते थे। इसलिए उन्होंने भूमि विकास के लिए नए नियम बनाए। भूमि विकास के लिए नए नियम बनाने का कार्य किसने किया? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, वही बात कि जो है ब्रिटिश सरकार को खाली जमीन से कोई मतलब नहीं था। अगर उनको मतलब था तो उनकी आमदनी से, उनके आने वाले कर से यानी इनकम टैक्स से, जो उनको कहां से मिलता था? कृषि क्षेत्र से। इसलिए उन्होंने क्या किया? खाली जमीन को जो है कृषि क्षेत्र में तब्दील कर दिया। दूसरी बात करते हैं अपन 19वीं जो सदी है उसके मध्य तक आते आते देश के अलग अलग प्रांतों में वन अधिनियम पारित किए गए। तो 19वीं सदी जब आई तो जो है इंडिया में अनेक वन्य जीव संरक्षण के लिए वन्य जीव नियम पारित किए गए। फिर इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। तो इसकी आड़ में जो है सरकार ने क्या किया? जंगलों को आरक्षित कर दिया, यानी सुरक्षित कर दिया, जहां पर ना कोई जा सकता है ना आ सकता है, केवल वहां विचरण करेंगे तो जंगली पशु या पक्षी। फिर इसके बाद जहां पर देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ियां जो कि कहां प्राप्त होती है आपको? जंगलों में। देवदार या साल ये लकड़ियां कहां प्राप्त होती है? जंगलों में पैदा होती थी। जंगलों में चरवाहों के घुसने पर पाबंदी लगा दी। दूसरी बात क्या हुई थी इनके लिए? जंगल में जाने पर रोक। ठीक है, वही दूसरी बात देखिए आगे आप, जंगल में चरवाहों का कुछ परंपरागत अधिकार तो दिए गए, लेकिन उनका आना जाना पर अभी भी बंदी से लगा दी गई थी। वन अधिनियम में चरवाहों की जिंदगी बदल डाली। अब उन्हें उन जंगलों में जाने से रोक दिया गया जो पहले मवेशियों के लिए बहुमूल्य चारे का एक स्रोत थी। यानी जितने भी जंगल थे वो चारे का बहुत ही अच्छा स्रोत थी पशुओं के लिए, जहां उनको भरपूर चारा मिल सकता था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? वहां रोक लगा दी उनके जाने के लिए। तो उनके चारों की कमी महसूस होने लगी। जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की छूट दी गई वहां भी उन पर बहुत कड़ी नजर रखी जाती थी। जंगलों में दाखिल होने के लिए भी उन्हें परमिट लेना पड़ता था और उस परमिट का उनको क्या देना पड़ता था? टैक्स। तो यहाँ से भी उनसे जो है पैसे वसूले जाते थे। इसलिए जंगलों में भी कमी आई, तो पशु के चरवाहों में भी कमी आई, पशु के चारे में भी कमी आई। तो इसका दूसरा मुख्य कारण क्या हो गया? जंगलों में जाने पर रोक, और अगर उनको जाने भी दिया जाता था तो उनसे क्या वसूला जाता था? कर। तीसरी बात के बारे में बात करते हैं अपन, अंग्रेज अफसर जो है घुमंतु किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की, चरवाहे जो है घुमंतु होते हैं। घुमंतु क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अपनी जीवन शैली, अपनी आजीविका चलानी होती है, और पशुओं की विषम परिस्थितियों के कारण या चारे या पानी की खोज के कारण वो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते थे। तो तीसरी बात आते ब्रिटिश सरकार के बारे में। ब्रिटिश सरकार क्या करती थी? जो भी घुमंतु किस्म के प्राणी होते थे, यानी घूमने वाले जो प्राणी होते थे, उनको क्या देखती थी? शक की नजर से देखती थी। वो ऐसा मानती थी कि जो ये घुमंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? आपराधिक, यानी अपराध करने वाले होते हैं। तो क्या किया? 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम, नोट करेगा इसको, स्टार लगा के लिखिए आप, अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया? अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया गया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके लिए।
एक पारित हुआ 1871 में। इस कानून के तहत व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया। तो जितने भी जो चरवाहे थे, बहुत सारे चरवाहों को क्या कर दिया, अपराध घोषित कर दिया गया। उन्होंने कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। तो जो भी भूमंतु किस्म के थे उन्हें क्या कर दिया कि ये बचपन से ही, जो जन्म से ही क्या होते हैं, अपराधी। फिर उसके बाद इस कानून के लागू होते ही ऐसे समुदायों को कुछ खास बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया और उसको बिना परमिट आने जाने पर रोक लगा दी। तो इनके लिए क्या कर दी, कुछ बस्तियां बना दी और बिना परमिट के आने जाने पर रोक लगा दी। ठीक है, चौथी बात के बारे में अपन बात करते हैं। चौथी बात, अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने लगान वसूलने का हर संभव रास्ता अपनाया। क्या किया अंग्रेजों ने कि उन्होंने अपनी आमदनी यानी उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या किया, हर प्रकार के संभव प्रयास किए जिससे उनकी आमदनी अधिक से अधिक हो सके। उन्होंने जमीन के, नहरों के पानी, नमक और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। किस पर, नहरों के पानी पर, नमक पर और मवेशियों पर, इन सब पर क्या किया उन्होंने, टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। देश के ज्यादातर इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिए गए। तो चरवाही टैक्स कब लागू कर दिए गए, 19वीं सदी के प्रारंभ में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद बात करते हैं प्रति मवेशी टैक्स की दर से तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की व्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती गई। 1850 से 1880 के दशक की टैक्स वसूली का काम बेकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने क्या सोचा कि हम कहाँ जो इनसे टैक्स लेंगे, हम सीधा ठेकेदारों से टैक्स लेंगे और ये काम किनको सौंप दिया गया, ठेकेदारों को। कब, 1850 से 1880 के दशक में बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। किसी भी चरागाह में दाखिल होने के लिए चरवाहों को पहले टैक्स अदा करना पड़ता था। यानी मान लो किसी भी चरागाह में उनको शामिल होना था तो उनको क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। चरवाहे के साथ कितने जानवर है और उनसे कितना टैक्स चुकाया है, इन सभी बातों को दर्ज किया जाता था कि चरवाहे जो है कितने जानवर रखते हैं और उनसे आपको कितना टैक्स वसूलना है। इन सभी बातों को रजिस्टर्ड किया जाता था एक नोटबुक में। इस प्रकार जो है चरवाहों के जीवन में औपनिवेशिक शासन काल में बहुत ही बड़ा बदलाव आया, जिसके 4 मुख्य रीजन मैंने आपको प्रदर्शित कर दिए गए यहाँ पे। तो आज की जो अपनी क्लास है, आज का अपना जो सेशन है, यही तक था कि किस प्रकार जो है आधुनिक विश्व के चरवाहे कैसे अपना जीवन यापन करते थे, कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती थी, कौन कौन से चरवाहे कहाँ पाए जाते थे और कौन से पशुओं को पालने का कार्य करते थे। फिर हम अगर बात कर ले कुछ शब्दों की, जो आपके पास पहला शब्द आता है वो आता है टूट। टूट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं अपन। तो जो आपकी फसल होती है, चाहे आपकी फसल होगी रबी की फसल, खरीफ की फसल या जायद की फसल, उनको काटने के बाद जो नीचे का शेष हिस्सा, जड़ वाला हिस्सा बचता है, उसको बोलते हो आप टूट। क्या बोलते हो, टूट। यानी फसल को काटने के बाद बचा हुआ जड़ का अवशेष क्या कहलाता है, टूट। नोट करें आप। तो आज की क्लास में इतना, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपको पशु परिचय की तैयारी करनी हो तो उपज कैरियर संस्थान जो है आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच आयोजित कर रहा है, जो कि सोमवार से स्टार्ट हो रहे हैं।
अगर आप पशु परिचर की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपको पशु परिचर बनने का सपना साकार करना है, तो उपज कैरियर संस्थान के साथ आप जुड़ सकते हो। इससे जुड़े संबंधित एमसीक्यू जो है आपको उपज कैरियर संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कल सोल्व करवाए जाएंगे, जहां से आपको कुछ नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और इन्हीं क्वेश्चन से जो है आपको आपकी तैयारी सुदृढ़ हो सकती है। बार बार प्रैक्टिस जो है आपको और अच्छा बनाती है, तो इसलिए जो है आप कल उपज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।